हमें रॉकेट लैब के रॉकेट लॉन्चेस यूट्यूब में कई बार रेकमेंड होते हैं और जो उनके इलेक्ट्रॉन लॉन्चेस हैं वो हम इधर से उधर होता हुआ देख सकते हैं जब बात करें हम स्पेस फ्लाइट नाउ की। और ऑब्वियसली वो रॉकेट कंपनी तो है ही, मगर एग्जैक्टली रॉकेट लैब क्या है, उनके गोल्स क्या हैं और कितनी प्रोग्रेस आज तक बना चुके हैं वो। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो रॉकेट लैब की शुरुआत 2006 में पीटर बैक ने करी थी ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। और उससे पहले कि उन्होंने रॉकेट लैब की शुरुआत करी, पीटर न्यूजीलैंड के इंडस्ट्रियल रिसर्च लिमिटेड में काम कर रहे थे। और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इंडस्ट्रियल रिसर्च एक गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन थी जो कि साइंटिफिक इनोवेशन और सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती थी। ये एक तरह से गवर्नमेंट फंडेड वाई कॉम्बिनेटर की तरह ये साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल रिसर्च में पीटर ने स्मार्ट मटेरियल साथ ही साथ सुपर कंडक्टर्स में काम किया। हालांकि अपने काम को तो वो एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, मगर पीटर ये कहते हैं कि वहाँ अगर वो रहते तो वो अपने बचपन के ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते, जो कि था रॉकेट के साथ काम करना। और वो कहते हैं क्वोट, इट्स ऑलवेज बीन अबाउट द रॉकेट फॉर मी। क्योंकि ये सब रॉकेट के लिए था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो अभी पागल हो चुके थे। उस समय एक आम इंसान की तरह जो कि रॉकेट्स में इंटरेस्टेड है, उनका गोल ये था कि बड़ी रॉकेट कंपनी को ज्वाइन करे, ना कि खुद ही एक स्टार्ट करे। एज ए रिजल्ट पीटर ने 1 महीने की छुट्टी ली और नासा में जाकर नासा के इंजीनियर्स और रॉकेट साइंटिस्ट से बात करी। हालांकि वो नासा के पास गए काफी एंथुजियाज्म के साथ, मगर नासा के इंजीनियर से उन्हें एक बात पता चली। इसके वजह से जो उनका सपना था रॉकेट कंपनी ज्वाइन करने का, वो खत्म होने लगा। क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद उन्हें एक बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा बन लेगा, जिसकी वजह से उनका बहुत ही कम इन्फ्लुएंस होगा पूरे प्रोजेक्ट पे। इस रियलाइजेशन के होने के बाद पीटर ने क्विकली क्रेजी पीपल की साइड ले ली और डिसाइड किया कि वो खुद की रॉकेट कंपनी की शुरुआत करेंगे जब वो घर जा रहे थे न्यूजीलैंड में। फॉर्चुनेटली पीटर के लिए जब वो काम कर रहे थे इंडस्ट्रियल रिसर्च में, ना कि सिर्फ उन्हें सॉलिड साइंस बैकग्राउंड मिली, मगर मोर इम्पोर्टेंटली कई सारे की कनेक्शंस मिले। उनमें से एक कनेक्शन था सीरियल वेंचर कैपिटलिस्ट जिनका नाम था स्टीफन टेंडल के साथ। जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पैसा है स्टीफन ने इन्वेस्ट किया था कंपनी में, वो तो किसी को भी नहीं पता, मगर रिज्यूम करते हैं इसे मिलियंस या फिर टेंस ऑफ मिलियंस में, क्योंकि स्टीफन की हिस्ट्री रही है 150 मिलियन से ज़्यादा अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की। उसके बाद से रॉकेट लैब को $25 मिलियन की भी फंडिंग मिली न्यूजीलैंड की सरकार से। और एक और नोटेबल इन्वेस्टर है लॉकहीड मार्टिन, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल डाल चुका है रॉकेट लैब में। अब फाउंडेशन आ चुकी थी तो पीटर बैक और उनकी टीम ने एटिया 1 को डेवलप करना शुरू कर दिया। जो एटिया 1 था वो एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रॉकेट था जो कि काफ़ी छोटा था। जो पूरा रॉकेट था सिर्फ 60 किलो का था और वो 2 किलोग्राम को 150 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेज सकता था। हालांकि ये किसी भी तरह से एक अलग सा रॉकेट नहीं था, मगर इसकी वजह से वो आगे जाके बड़े रॉकेट्स बनाने वाले थे। मोर एवर इससे उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा कि रॉकेट लैब ने सक्सेसफुली एटिया 1 को लॉन्च कर दिया कुछ ही सालों बाद, नवंबर 2009 में। इसकी वजह से उन्हें पहला प्राइवेट कंपनी होने का खिताब मिला जो कि स्पेस में पहुंचा साउदर्न हेमिस्फीयर से। और सेम टाइम पे रॉकेट लैब फोकस कर रहा था फंड रेजिंग पे भी। और मेरा मतलब ये नहीं है कि रेगुलर ओल्ड वेंचर फंडिंग से, मगर डेवलप कर रहे थे वो पार्ट बाकी एरोस्पेस कंपनीज के लिए भी। रॉकेट लैब ने सिस्टम्स डेवलप किए डार्पा, एरोजेट रॉकेट डाइन और लॉकहीड मार्टिन के लिए अपने अर्ली सालों में, मगर जैसे ही उन्होंने सफिशिएंट फंडिंग बना ली वो ऐसे प्रोजेक्ट से दूर हो गए। एनीवेज रॉकेट लैब फाइनली अपना फोकस ऑर्बिटल क्लास रॉकेट्स में ला चुके थे 2010 में, जब उन्हें ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिव स्पेस ऑफिस ने अवार्ड किया एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ जिसमें उन्हें लो कॉस्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस को स्टडी करना था। रॉकेट लैब जो है सब्सिक्वेंटली उन्होंने 3 साल स्पेंड करे रिसर्च करने में लो कॉस्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सोल्यूशंस में, जो कि अल्टीमेटली उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोग्राम पे लेके आया 2013 में। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रॉकेट 2 स्टेज रॉकेट था जिसने रदरफोर्ड इंजन का यूज़ किया था, जिसका नाम पड़ा था फेमस न्यूजीलैंड बॉर्न साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बाद। हालांकि वो ये नेमिंग स्कीम जो है वो न्यूजीलैंड की हेरिटेज से जुड़ी रही। रॉकेट लैब ने अपने हेडक्वार्टर्स को ऑकलैंड न्यूजीलैंड से लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया मूव कर लिया। हावेवर ऑपरेशंस ऑकलैंड में भी चलते रहे और 2 साल के डेवलपमेंट के बाद रॉकेट लैब ने फाइनली उनके इलेक्ट्रॉन रॉकेट को अनवील किया पूरी दुनिया के सामने 2015 में, जिसकी वजह से उन्हें $6.95 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला नासा से। और 2 सालों बाद रॉकेट लैब ने फाइनली उनके इलेक्ट्रॉन रॉकेट को टेस्ट में डाला टेस्ट फ्लाइट में 25 मई 2017 को। अनफॉर्चुनेटली हाउएवर ये जो टेस्ट फ्लाइट थी कभी भी ऑर्बिट नहीं पहुंच पाई। एट द सेम टाइम ये लॉन्च जो है किसी भी तरह से खराब नहीं था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रॉकेट था वो सक्सेसफुली उसने पहला स्टेज बर्न कंप्लीट कर लिया था। स्टेज सेपरेशन, सेकंड स्टेज इग्निशन और फेयरिंग सेपरेशन भी कंप्लीट कर ली थी। वजह इन सारी चीज़ों के रॉकेट जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे नहीं पहुंच पाया था। मगर जैसा कि मैंने कहा रॉकेट अपना फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट ला नहीं पाया, मगर जो इलेक्ट्रॉन था सक्सेसफुल था बहुत सारे इनिशियल स्टेजेस में लॉन्च के। और जो टेस्ट फ्लाइट ने रॉकेट लैब को बहुत सारा डेटा दे दिया काम करने के लिए, और इस डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रबल शूट किए बहुत सारे पोटेंशियल इश्यूज को। रॉकेट लैब दूसरी टेस्ट फ्लाइट भी सेट कर चुका था जनवरी 2018 में, जो कि सक्सेसफुल रहे। उसके बाद से रॉकेट लैब ने सक्सेसफुली लॉन्च करे कई सारे इलेक्ट्रॉन रॉकेट स्पेस में, और वो हमें आज लेके आता है जहाँ पे आज रॉकेट लैब है।
करंटली इलेक्ट्रॉन कूल तो लगता है, मगर आखिर ये क्या पर्पस सर्व करता है मार्केट में? वेल, हालांकि आपको रियलाइज़ नहीं होगा रॉकेट का स्केल को, क्योंकि आप जूम इन शॉट देखते हो रॉकेट के। जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा छोटा रॉकेट है। फॉर एग्जांपल साइज़ कंपैरिजन को देखो स्पेस शटल और फैल्कन हेवी के साथ इसका। उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की साइज़ आधे से भी कम थी, और हालांकि डिसएडवांटेज लग सकता है पहली झलक में तो, मगर एग्जैक्टली यही चीज़ रॉकेट लैब एम कर रहा था। वो ऐसा रॉकेट डेवलप करना चाहते थे जो कि सुपर लो कॉस्ट हो और जो कि सुपर पावरफुल हो। और हालांकि इलेक्ट्रॉन कैपेबल था 150 किलो ऑर्बिट में ले जाने के लिए, मगर वो उसे 500 किलोमीटर तक ले जा सकता था अबव सी लेवल। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि हर इलेक्ट्रॉन लॉन्च सिर्फ $7.5 मिलियन कॉस्ट करता है, जो कि वो कम करके $5 मिलियन पर लॉन्च पे भी लाने वाले हैं। और इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए एक फैल्कन 9 का लॉन्च अराउंड $57 मिलियन पर लॉन्च कॉस्ट करता है। अब ऑफ कोर्स हमको एक और चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि फैल्कन 9 22,800 किलोग्राम लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, जो कि 152 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन जो कि स्पेस में ले जा सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और उस रेट में इसे $1.14 बिलियन लगेंगे रॉकेट लैब को सेम पेलोड को स्पेस में ले जाने के लिए जितने फैल्कन 9 रॉकेट को लगते हैं। अगर आप एक लार्ज स्केल सैटेलाइट लॉन्चर हो तो आपको सेंस नहीं बनाता रॉकेट लैब के साथ जाने के लिए, मगर ये चीज़ ठीक है क्योंकि रॉकेट लैब इस मार्केट को टारगेट ही नहीं कर रहा। वो टारगेट कर रहा है उन कंपनीज को जिन्हें नियरली 22,800 किलोग्राम स्पेस में डिलीवर नहीं करना। ऑफ कोर्स स्पेसएक्स का राइड शेयर प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छे सोल्यूशन देता है इन कंपनीज के लिए, मगर कुछ कंपनीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है फ्लाइट की, जो कि सिर्फ डेडिकेटेड रॉकेट लॉन्च से ही पूरी हो सकती है। और ऐसे सिनेरियोस में ये सेंस बनाता है कि वो रॉकेट लैब का इस्तेमाल करें उनके पेलोड्स को स्पेस में पहुंचाने के लिए। तो ये थी करंट पोजीशनिंग रॉकेट लैब की स्पेस लॉन्च मार्केट में। वो एक निश प्लेयर है जो कि नीड्स को मैच कर रहे हैं स्मॉल स्केल लॉन्चर्स की स्पेसिफिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के साथ। मगर रॉकेट लैब के फ्यूचर का क्या? वेल, रॉकेट लैब जो है वो रीयूजेबिलिटी में काम कर रहा है अपने ऑर्बिटल बूस्टर में, और अभी रिसेंटली तक रॉकेट लैब के लॉन्चेस पूरे एक्सपेंडेबल थे। इसकी मतलब ये है कि नया रॉकेट चाहिए था उन्हें हर लॉन्च के लिए। हाउएवर 2019 से जो कंपनी है वो काम कर रही है मेजोरिटी ऑफ द रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाने के लिए। इनफैक्ट पिछले हफ्ते रॉकेट लैब सक्सीड कर चुका है रिकवर करने में अपने पहले इलेक्ट्रॉन बूस्टर को, जब वो ओशन में जाके पैराशूट होकर गिरा था। मगर आगे बढ़ते हुए जो मेथड वो चूज़ कर रहा है वो अनकन्वेंशनल है, क्योंकि वो ना अपने बूस्टर्स को लैंड कराने वाले हैं स्पेसएक्स की तरह और ना ही ओशन में गिराने वाले हैं और उसके बाद निकालने वाले हैं। बजाय वो लोग बूस्टर को पैराशूट होकर नीचे गिरने देना चाहते हैं इस बार, मगर इसके बजाय कि वो समंदर में गिरे, रॉकेट लैब एक हेलीकॉप्टर को लेके आएगा, पैराशूट से बूस्टर को पकड़ लेगा और अपनी इस डिजायर्ड लोकेशन पे छोड़ देगा। ये काफ़ी यूनिक अप्रोच है और शायद पॉसिबल हो सकती है उनके बूस्टर के साथ, क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। इसके अलावा रॉकेट लैब जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है डेवलप और टेस्ट करने में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स को, जो कि कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे। इनफैक्ट पिछले साल ही कंपनी ने 100वां 3D प्रिंटेड रदरफोर्ड इंजन पूरा किया है। मगर अगर आगे देखें स्पेस फ्लाइट की कॉस्ट को कम करके, रीयूजेबिलिटी को इम्प्रूव करके, सस्ते पार्ट्स बना के अलावा रॉकेट लैब के पास कोई भी एम्बिशियस गोल्स नहीं है, जैसे कि चांद पे जाना या फिर मार्स पे जाना या फिर सुपर फास्ट पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल बनाना अर्थ के अंदर ही। और अगर कंपनी के मिशन को देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और मॉडेस्ट है। रॉकेट लैब एम करता है नया एरा ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी को लेके आएगा, कॉस्ट को कम करके, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, और इस चीज़ को अकॉम्प्लिश करने के बाद वो उम्मीद करते हैं कंपनी, स्टूडेंट, साइंटिस्ट और रिसर्चर जो है वो स्पेस को अच्छे से समझ पाएंगे। सारी चीज़ें काफ़ी अलग है मस्क के विजन से जो कि मार्स को टेराफॉर्म कर रहे हैं, या फिर बेजोस के विजन से जो कि सारी मैन्युफैक्चरिंग को पृथ्वी से बाहर ले जाना चाहते हैं, और इवन रिचर्ड ब्रैंसन के विजन को भी जो कि स्पेस टूरिज्म देना चाहते हैं। और जो हमें रॉकेट लैब के बारे में पता है, ये चीज़ तो अनक्लियर है कि क्या वो क्रूड फ्लाइट्स में जाएंगे भी या नहीं। ऐसा लगता है पीटर को रॉकेट्स पसंद थे और वो रॉकेट्स में काम करना चाहते थे, तो उन्होंने एक छोटी निश रॉकेट कंपनी बनाई जो कि उनके लॉन्गिंग रॉकेट साइंस के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। ट्रूली एक रिफ्रेशिंग मॉडेस्ट विजन है एक इंडस्ट्री में जो कि हाई होप्स और मैसिव ड्रीम से भरी हुई है। आपको क्या लगता है रॉकेट लैब कहाँ जा रही है? कमेंट करके जरूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप कंपटीशन देखना चाहते हो स्पेस मार्केट में, और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।